बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राई कंप्रेशन और वेट कंप्रेशन। कि अगर वीसी साइकिल में आपकी जो कंप्रेसर में प्रोसेस है वो अगर ड्राई हो तो उसकी क्या एडवांटेज है, या अगर खुदा न ख्वास्ता किसी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रिक्शन या दूसरी वजूहात की बिना पे उसमें कोई लिक्विड पार्टिकल्स शामिल होते तो उसके फिर क्या नताइज होंगे या क्या नुकसानात होंगे। तो ड्राई कंप्रेशन ये है कि जब आपके कंप्रेसर में प्योर जो वेपर है वो एंटर हो रहा हो तो वो ड्राई कंप्रेशन है। और अगर उस वेपर के साथ कुछ लिक्विड पार्टिकल्स भी मौजूद है तो फिर उस प्रोसेस को हम वेट कंप्रेशन कहेंगे। तो ड्राई कंप्रेशन और वेट कंप्रेशन की डिफिनीशन मैं इसी तरह लिख सकता हूँ। When there is pure vapor at the inlet of compressor or compression process, कि जब कंप्रेशन प्रोसेस के स्टार्ट में या इनलेट कंप्रेसर के इनलेट में आपके पास प्योर वेपर हो, यहाँ पे लिक्विड का कोई पार्टिकल ना हो, तो ये ड्राई कंप्रेशन होगा। और अगर उस वेपर के साथ कुछ लिक्विड पार्टिकल्स भी इन्वॉल्व है तो वो फिर वेट कंप्रेशन होगा। व्हेन देयर इज मिक्सचर दैट इज वेपर एंड लिक्विड at the inlet of compressor or compression process, then this process will be called wet compression. That is the vapor or the refrigerant will not be completely vapor at the inlet of the compressor. अच्छा, अब हम टीएस डायग्राम की तरफ आते हैं और टीएस डायग्राम से हम ये शो करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा जो प्रोसेस है या कंप्रेसर में जो वेपर एंटर हो रहा है वो प्योर वेपर हो, उसमें कोई लिक्विड पार्टिकल ना हो, तो उसकी क्या एडवांटेजेस है। और इन अदर वर्ड्स अगर उसमें कोई लिक्विड पार्टिकल शामिल है तो डिसएडवांटेज हमें क्या मिलेगा। और फिर नेक्स्ट हम ये करेंगे कि अगर ड्राई कंप्रेशन से हमें एडवांटेज हो रहा है तो फिर हम ड्राई कंप्रेशन को किस तरह इंश्योर करेंगे कि किसी प्रोसेस फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन या दूसरे प्रोसेसेस की वजह से आपकी ये जो कंप्रेशन है ये वेट कंप्रेशन ना हो। तो ड्राई कंप्रेशन के लिए फिर हम प्रोसेसेस यूज़ करेंगे, वो भी इसी टॉपिक में शामिल हैं। अच्छा, अब मैं टीएस डायग्राम की तरफ आता हूँ और फिर टीएस डायग्राम से हम ड्राई कंप्रेशन और वेट कंप्रेशन करेंगे और फिर इनकी एडवांटेजेस और इनकी डिसएडवांटेजेस को स्पेसिफाई करेंगे और फिर लिखेंगे। अच्छा, ये मेरे पास टीएस डायग्राम है और टीएस डायग्राम में मुझे पता है कि इस डोम के अंदर जो रीजन होगा वो वेट रीजन होगा। वेट रीजन मींस के लिक्विड प्लस वेपर। और इस डोम के लेफ्ट साइड पे इस कर्व के यहाँ पे इस कर्व पे जो सिचुएशन होगी वो प्योर लिक्विड होगी, ये सब कूल्ड रीजन है। अच्छा, यहाँ पे फिर इस डोम के इस साइड पे इस वेपर पे इस लाइन पे यहाँ पे इस कर्व पे यहाँ पे प्योर वेपर होगी और उसके बाद ये सुपर हीटेड रीजन होगी। सब कूल रीजन को मैंने ब्लू से ड्रा किया है। वेट रीजन जो कि लिक्विड प्लस वेपर है इसको ब्लैक से ड्रा किया है और जो सुपर हीटेड है, सुपर हीट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको मैंने रेड से ड्रा किया है। अब वीसी साइकिल को मैं रिकॉल करता हूँ कि आपकी जो 1 to 2 प्रोसेस है वो आपके पास कंप्रेशन प्रोसेस है, तो ये 1 है और ये आपकी 2 प्रोसेस है, यहाँ पे ये 2 है। अच्छा जी, 1 से हम आ गए 2 पे, ये आपकी कंप्रेशन प्रोसेस है। अब 2 से यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया और यहाँ पे फिर फेस चेंज हो गया फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, तो ये 2 से 3 प्रोसेस है। 1 से 2 आपकी कंप्रेशन है, 2 to 3 आपकी क्या है कंडेंसर में जो प्रोसेस हो रहा है कि 2 से 2' तक क्या है कि उसका टेम्परेचर कम हो रहा है और फिर 2' से 3 तक उसका फेस चेंज हो रहा है। नेक्स्ट थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड प्रोसेस से।
तो ये आपकी थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो गई 3 से 4 तक। अच्छा, इस पॉइंट पे हम आ गए 3 से 4 तक, और फिर 4 से 1 तक ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, यानी कि इवापोरेटर में जो प्रोसेस हो रहा है 4 से 1 तक। अब ये 4 से 1 तक ये जो प्रोसेस है ये आपके पास रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है, कि मींस कि आपकी स्टोरेज से, आपके रूम से कितना हीट वो उठा रहा है। ये नॉर्मली जो आपकी प्रोसेस है और इस वेपर कंप्रेशन साइकिल में जो प्रोसेस होता है, तो टीएस डायग्राम में हम इसको इसी तरह ड्रा करते हैं, ये हमने डिटेल में किया है। अब जी ये आपके पास 4 से 1 तक आपके पास जो रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है वो है। अच्छा, नेक्स्ट, अब फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रिक्शन की वजह से या किसी और वजूहात की बिना पर ये जो कंप्रेशन प्रोसेस है, यहाँ पे 1 पॉइंट को देख ले, 1 यहाँ पे ये कम्प्लीटली वेपर है, प्योर वेपर है, यानी कि ये ड्राई वेपर कंप्रेशन है, ड्राई कंप्रेशन है आपके पास, कि यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है तो वो प्योरली वेपर है, यानी कि यहाँ पे ड्राई कंप्रेशन हो रहा है। अब अगर किसी वजह से आपका जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो, मींस कि उसमें थोड़ा सा लिक्विड भी शामिल हो, यहाँ पे देख ले कि वो 1 की बजाय 1 डैश पे आ जाए, तो अब क्या होगा, वो आ गया 1 से 1 डैश की तरफ। जब 1 डैश की तरफ आ गया तो अब आप देख लें कि यहाँ पर 1 से ये कंप्रेशन होगा 1 डैश से 2 डैश तक। तो अब ये आपकी 1 डैश से लेके 2 डैश तक आपकी कंप्रेशन प्रोसेस हो गई। देख ले, पहले 1 से 2 पे था ओरिजिनल जो प्रोसेस था, अब 1 डैश से 2 डैश पे हम आ गए। नेक्स्ट प्रोसेस तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे देख ले कि 1 से हम 1 डैश पे आ गए। अब ज़रा जो पहले रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट था और बाद में जो रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है उनका थोड़ा सा मवाजना करते हैं। यहाँ पे देख ले, ये आपकी जो ओरिजिनल, यहाँ पे देख ले, ये आपकी ओरिजिनल रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है, रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट। और फिर 1 डैश से यहाँ पे देख ले, 1 से 4 और 1 के दरमियान में देख ले, ये आपकी ओरिजिनल रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है। और 4 से 1 डैश तक ले ले तो ये आपकी नई रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है। तो अगर आपकी जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है, अगर वो प्योरली वेपर नहीं है तो इट मीन्स कि वहाँ पे फिर आपका रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट डिक्रीज़ होगा, यानी कि अगर वेट कंप्रेशन होगा तो वहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। अच्छा, यहाँ पे और इसके और भी नुकसानात हैं, लेकिन पहले हम इसको करते हैं। आप यहाँ से अगर डायग्राम में क्लियर नहीं है तो मैं फिर से लिखता हूँ कि जो 4 से 1 तक जो ओरिजिनल प्रोसेस है, 4 से लेके 1 तक, वो आपकी रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है, RE है। और फिर 4 से जो 1 डैश तक है वो न्यू रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है। न्यू रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट मींस कि अगर वेट कंप्रेशन हो रही है, तो अब आप देख ले कि इस डायग्राम में आपकी जो रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है उस पर नेगेटिव असर पड़ रहा है, मींस कि वो डिक्रीज़ हो रही है। जब रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट डिक्रीज़ हो रही है तो मींस कि आपकी रेफ्रिजरेटर की या जो भी आपका सिस्टम है उसकी COP भी डिक्रीज़ होगी। तो वेट कंप्रेशन से हमें ये नुकसान पहुंचेगा कि हमारी रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट कम हो जाएगी और फिर उसकी वजह से हमारे COP पे नेगेटिव असर पड़ेगा और उसकी COP भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है कि
आपकी जो COP है या वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और वो किस वजह से कि लॉस इन रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट की वजह से, कि अगर आपकी रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट कम हो जाएगी या उसमें लॉस आ जाएगी, और ये लॉस किस वजह से होगी, ड्यू टू इनकम्प्लीट इवापोरेशन, क्योंकि इवापोरेशन कंप्लीट नहीं हो गई है। तो पहला जो डिसएडवांटेज है कि वो आपकी RE डिक्रीज़ होगी, रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट डिक्रीज़ होगी, और इसी वजह से आपकी जो COP है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आप कंप्रेसर पे थोड़ा सा गौर कर ले। तो कंप्रेसर में अगर मैं वेपर रेफ्रिजरेंट को एंटर करूँगा, तो कंप्रेसर के जो पार्ट्स है उसमें मैंने लुब्रिकेटिंग ऑयल डाला हुआ है। अब अगर वो वेपर फॉर्म में है तो वो उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर उसमें लिक्विड पार्टिकल्स शामिल है तो वो लिक्विड पार्टिकल्स क्या करेगा कि वो उन लुब्रिकेटिंग ऑयल को रिमूव करेगा, वॉश अवे करेगा। तो उसी लिक्विड पार्टिकल्स की वजह से आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो वॉश अवे हो जाएगा, और जब लुब्रिकेटिंग ऑयल वॉश अवे हो जाए तो इट मीन्स कि जो आपके इंटरनल पार्ट्स है कंप्रेसर के, तो उनमें वेयर एंड टेयर आ जाएगी, और फिर उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, मीन्स कि आपका कंप्रेसर जल्दी ख़राब हो जाएगा। और अगर वो वेपर है तो उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो लुब्रिकेटिंग ऑयल को वॉश अवे कर सके, उसको वॉश कर सके, तो इसी वजह से फिर आपकी कंप्रेसर की लाइफ भी बढ़ेगी। तो दूसरी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल को वॉश अवे करता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाती है। Vapor refrigerant cannot wash lubricating oil, while liquid refrigerant can wash away lubricating oil. Thus increases chances of wear and tear in compressor, and hence it will decrease life of compressor. अच्छा जी, थर्ड जो पॉइंट है कि आपका ये जो कंप्रेसर है इट इज़ डिज़ाइंड फॉर वेपर्स, और अगर उसमें लिक्विड के पार्टिकल्स एंटर होंगे तो क्या नुकसान होगा। तो देखिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर जो है वो आपके पास ज़्यादा है फ्रॉम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो अगर ये जो आपका कंप्रेसर है वेपर्स के लिए डिज़ाइन हुआ है तो इट मींस कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर होगा उसके लिए काउंटेबल होगा या इजीली होगा। और अगर लिक्विड पार्टिकल्स इसमें जाएंगे तो ये कंप्रेसर को डैमेज करेगा। तो जो आपका कंप्रेसर है इट इज़ प्योरली डिज़ाइंड फॉर वेपर, और अगर उसमें लिक्विड पार्टिकल्स एंटर होंगे तो ये आपके कंप्रेसर को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आपकी उसकी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो ज़्यादा है जबकि लिक्विड की स्पेसिफिक वॉल्यूम कम है। तो जो ब्रीथिंग एफिशिएंसी है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और वॉल्यूमेट्रिक जो एफिशिएंसी है उस पर असर पड़ेगा, और आपकी जो कंप्रेसर है उसको नुकसान पहुंचेगा। कंप्रेसर इज़ डिज़ाइंड फॉर वेपर्स and here liquid is entering, and we know that the specific volume of vapor is greater than the specific volume of liquid. So if liquid refrigerant enters it may damage the compressor wall. तो पार्ट्स के साथ साथ ये जो कंप्रेसर का वॉल है इसको भी डैमेज करेगा। तो इन शॉर्ट वेट कंप्रेशन अगर हम करेंगे तो उससे रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट कम होगा, COP भी कम हो जाएगी, आपकी लुब्रिकेटिंग ऑयल भी ज़ाया होगी, जिसकी वजह से वेयर एंड टेयर के चांसेस बढ़ेंगे, और आपकी जो कंप्रेसर की लाइफ है वो कम हो जाएगी। फिर अगर उसमें लिक्विड पार्टिकल शामिल है तो ये आपके कंप्रेसर वॉल को भी नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, वेट कंप्रेशन की बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वेट कंप्रेशन, कि वेट कंप्रेशन से हम किस तरह बच सकते हैं, या हम किस तरह इंश्योर कर ले कि यहाँ पे कंप्रेशन में हमारे पास ड्राई कंप्रेशन प्रोसेस हो, या इन अदर वर्ड्स हम किस तरह इंश्योर कर ले कि इनसाइड द कंप्रेसर जो रेफ्रिजरेंट एंटर हो रहा हो वो प्योरली आपके पास वेपर हो।
तो इसके लिए जो टास्क हम करेंगे वो है स्लाइट सुपर हीटिंग। मीन्स कि हम इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे वेपर के बाद इवापोरेशन के बाद आप जो आपके पास रेफ्रिजरेंट उसको थोड़ा सा सुपर हीट कर दे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो वर्क इनपुट है वो फिर आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और हमने वर्क इनपुट को इंक्रीज़ नहीं करना है, बल्कि हमने जो इंश्योर सिर्फ ये करना है कि ड्राई कंप्रेशन हो या जो यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल हो तो वो उस लाइट सुपर हीट से ख़त्म हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्लाइड सी थोड़ी सी सुपर हीट कर लूँगा। ये थोड़ी सी सुपर हीट जब मैं कर लूँगा तो मैं इंश्योर हो जाऊँगा कि अगर कोई लिक्विड पार्टिकल्स है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। अब मैं आ गया 1 डबल डैश की तरफ। ये जो मेरा पॉइंट है इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1 डबल डैश। अब जब 1.1 चेंज हो गए तो इट मीन्स कि आपका 0.2 भी चेंज हो जाएगा। तो ये अब आपका नया 0.2 आ जाएगा, और इसको मैं नाम दे दूंगा 2 डबल डैश, और ये वाला प्रोसेस फिर सेम रहेगा। तो ओरिजिनली 1 से 2 प्रोसेस था ड्राई कंप्रेशन के लिए। फिर हमने पढ़ा कि अगर फ्रिक्शन की वजह से या किसी और वजूहात की बिना पे आपकी जो कंप्रेशन है वो वेट रीजन में स्टार्ट हो तो वहाँ पे फिर ये आपका 0.1 जो है 1 डैश पे शिफ्ट हो जाएगा, और फिर आपको रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट कम मिलेगा, COP डिक्रीज़ हो जाएगी आपकी, और आपकी कंप्रेसर की लाइफ को ख़तरा हो सकता है, उसके वॉल को ख़तरा हो सकता है। सो टू इंश्योर कि आपका जो ये कंप्रेशन प्रोसेस है वो ड्राई कंप्रेशन पे स्टार्ट हो, मींस के सारी की सारी रेफ्रिजरेंट जो है वो वेपर फॉर्म में हो, तो हम यहाँ पे स्लाइड सुपर हीट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि स्लाइड सुपर हीट। स्लाइड सुपर हीट अगर मैं ज़्यादा सुपर हीट करूँगा तो वो मेरे वर्क इनपुट को इंक्रीज़ कर देगा। वर्क इनपुट इंक्रीज़ हो तो फिर COP पे आपकी क्या है असर पड़ेगा, और COP आपकी कम हो जाएगी। सो स्लाइड सुपर हीट इज़ डिज़ायरेबल इन VC साइकिल। टू मच सुपर हीट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन वर्क इनपुट टू कंप्रेसर। और हमें पता है केस 3 में भी आपने पढ़ा था कि वर्क इनपुट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा, सुपर हीट की तरफ जाऊँगा, तो वहाँ पे मेरा वर्क इनपुट इंक्रीज़ होगा। अच्छा जी, ये जो प्रॉब्लम आ रहा था तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने स्लाइड सुपर हीटिंग की बिफोर द कंप्रेशन प्रोसेस, और हम इंश्योर हो गए, ये बात यकीनी हो गई कि आपकी जो ये रेफ्रिजरेंट है वो आप प्योरली वेपर फॉर्म में है। तो 1 से हम 1 डैश पे आ गए। तो ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी ये जो प्रोसेस है कंप्रेसर में तो ये ड्राई कंप्रेशन हो, तो उसके लिए हमने स्लाइड सुपर हीट की, ज़्यादा सुपर हीट की तरफ हम नहीं जाएंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब हम कंप्रेसर में इतना ख्याल क्यों रखते हैं कि यहाँ पे वेट कंप्रेशन ना हो? तो देखिए, ये जो आपका कंप्रेसर है तो ये मेन पार्ट है आपकी VC साइकिल की। जब आपका कंप्रेसर ठीक रहेगा तो आपकी VC साइकिल ठीक रहेगी। कंप्रेसर की एफिशिएंसी अच्छी होगी तो VC साइकिल की COP भी अच्छी होगी। अच्छा, इस स्लाइड सुपर हीट के लिए अब हम हीट एक्सचेंजर भी लगाते हैं। यहाँ पे हीट एक्सचेंजर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो जो प्रोसेस होगा उससे हमें हीट बचेगा, और उस इजाफी हीट को मैं बाहर की बजाय यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा ताकि यहाँ पे कोई लिक्विड पार्टिकल हो तो वो वेपर में चेंज हो। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि हीट एक्सचेंजर किस तरह यहाँ पे काम करेगा। अच्छा जी, प्रीवियस टॉपिक में ड्राई कंप्रेशन वर्सेस वेट कंप्रेशन में हमने जो ड्राई कंप्रेशन की एडवांटेजेस थी वो पढ़ी, या जो डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट कंप्रेशन थी वो पढ़ी।
फिर हमने कंक्लूजन ये निकाली कि हमें स्लाइट सी सुपर हीट चाहिए बिफोर द कंप्रेसर, ताकि कंप्रेसर में जो वेपर एंटर हो तो उसकी जो फेज हो वो प्योर वेपर हो। तो ये जो हमें स्लाइट सुपर हीट चाहिए तो ये हमें मिल सकता है अगर हम हीट एक्सचेंजर को कनेक्ट कर दे इस वीसी साइकिल के साथ। अब आप देख ले, ये वीसी साइकिल की स्कीमेटिक डायग्राम है। अब इसमें सिर्फ हमने एडिशन ये की है कि एक हीट एक्सचेंजर इसमें ऐड किया हुआ है। अब आप देख ले, सेम प्रोसेस है, 1 to 2 आपका कंप्रेशन प्रोसेस है, 2 to 3 आपका कंडेंसर में जो कंडेंसिंग प्रोसेस है कि जो हम बाहर को हीट दे रहे हैं, सराउंडिंग को जो हीट है वो इजेक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ये जो आपका रेफ्रिजरेंट आ रहा है, कंडेंसर को इसने बाहर हीट दे दिया। अब ये लिक्विड फॉर्म में है लेकिन इसमें इतनी हीट है कि वो यहाँ पे दे सके। ये हीट एक्सचेंजर है तो यहाँ पे इसमें इतनी हीट होगी कि वो यहाँ पे इस पोर्शन को दे सके, और ये पोर्शन इसकी तरफ मैं अब आता हूँ। ये आपका हीट है जो कि फ़्लो हो रहा है इस पोर्शन से इसी पोर्शन में। अब ये वो पोर्शन है जो कि कंडेंसर से आपका लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है। अब वो थ्रॉटलिंग वाल में आएगा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगी, आइसेंथाल्पिक प्रोसेस होगी 3 से 4, फिर इवापोरेटर में आएगा, रूम से हीट लेगा, और फिर ये जो आपका लो टेम्परेचर वेपर होगा वो यहाँ पे आएगा। अब जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें कंप्रेसर में क्या चाहिए, जो रेफ्रिजरेंट चाहिए वो इन प्योर वेपर फॉर्म चाहिए। अब ये जो 1 से यहाँ पे आएगा ये एंट्री होगी कंप्रेसर में, लेकिन हमने जो हीट एक्सचेंजर लगाया था तो ये जो रेफ्रिजरेंट है इसी हीट एक्सचेंजर से ये पास होगा। अब ये जो लो टेम्परेचर वेपर है जिसमें लिक्विड भी शामिल हो सकता है, जिसको हम वेट कंप्रेशन पर कहेंगे, अगर वो कंप्रेसर में दाखिल होगा तो उसके नुकसानात है। उसी लिक्विड वेपर को वेपर में चेंज करने के लिए ये जो हीट एक्सचेंजर का पार्ट है ये यहाँ से हीट देगा इस पार्ट को। तो जो आपका ये रेफ्रिजरेंट जा रहा है इसमें अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो तो वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी वेपर में चेंज हो जाएंगे, और 1 से 1 पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपके पास प्योर वेपर होगा। यहाँ पे मुझे प्योर वेपर मिलेगा क्योंकि जो हीट आपने यहाँ से यहाँ एंट्री की है तो वो जो हीट है वो यूटिलाइज हो जाएगा टू चेंज द लिक्विड पार्टिकल्स टू प्योर वेपर। अच्छा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 1 to 2 कंप्रेसर, 2 to 3 कंडेंसर, 3 to 3 जो आपका हीट एक्सचेंजर है जो यहाँ से हीट देगा इस पार्ट से इस पार्ट में, 3 to 4 थ्रॉटलिंग, 4 to 1 इवापोरेटर, और 1 से 1 में जो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर ने इस पार्ट को हीट दिए तो जो लिक्विड पार्टिकल्स होंगे वही लिक्विड पार्टिकल्स वेपर में चेंज होंगे, और प्योर वेपर आपको फिर कंप्रेसर में मिलेगा, और हम इंश्योर हो जाएंगे कि हमारे पास ये ड्राई कंप्रेशन प्रोसेस है या यहाँ पे प्योर वेपर है। अच्छा, ये जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं इनको मैं समराइज करता हूँ। 1 to 2 आपके पास है कंप्रेसर, फिर 2 to 3 आपके पास है कंडेंसर में जो प्रोसेस हो रहा है, फिर 3 to 3 हीट एक्सचेंजर, और हीट एक्सचेंजर यहाँ पे हीट देगा, जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से हीट देगा। तो ये इजाफी वो है कि आपके पास हीट एक्सचेंजर है। नेक्स्ट आपके पास 3 to 4 है, तो 3 to 4 आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है या ये आपकी थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। तो ये आपकी थ्रॉटलिंग हो गई, थ्रॉटलिंग वाल में जो है। 4 से 1 आपका इवापोरेटर है जहाँ से हम स्टोरेज से हीट लेंगे। अब अगर यहाँ पे ये
प्योर यहाँ पे इम्प्योरिटी शामिल हो सकती है, मींस लिक्विड पार्टिकल्स शामिल हो सकते हैं। तो 1 से 1 पे ये प्योर वेपर में चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से ये हीट ले लेगा। तो ये भी आपका हीट एक्सचेंजर का प्रोसेस है। अच्छा, ये जो प्रोसेस मैंने लिखी है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 3 3 to 4, 4 to 1 to 1। अब मैं ट्राई करता हूँ कि इसको टीएस डायग्राम पर ड्रा करूँ। तो अब हम टीएस डायग्राम की तरफ आते हैं और फिर कुछ एडवांटेजेस अगर हो तो वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये इसकी इन प्रोसेस की टीएस डायग्राम है। 1 to 2 सिंपल है, कंप्रेसर प्रोसेस है, कंप्रेशन प्रोसेस है। 2 to 3 आपकी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिडक्शन प्रोसेस है जो कंडेंसर में हो रही है। अब आप 3 to 3 को देख ले, ये वो हीट एक्सचेंजर है जो कि कंडेंसर से जब आपके पास वो लिक्विड आएगा तो 3 to 3 में क्या होगा हीट एक्सचेंजर की, ये हीट रिजेक्ट करेगा। ये वो जिस तरह हमने कंडेंसर ड्रा किया था, इसी तरह 3 से ये प्रोसेस 3 था और ये 3 था। तो मैंने पहले लिखा था कि ये दूसरे पार्ट को हीट देगा। तो ये 3 to 3 है, 3 to 3 ये वाला पार्ट है, ये हीट देगा इसी पार्ट को। और ये पार्ट आपके पास है 1 to 1, यानी बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर। तो ये आपका वो पूरा हीट एक्सचेंजर था। अच्छा, तो यहाँ पे देख लें 3 to 3 ये वाला पार्ट है जो कि हीट देगा इसी पार्ट को, यानी 1 को। तो इसी वजह से देख ले आप इसके टेम्परेचर को, इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा जबकि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट्स टेम्परेचर इज़ T3 एंड इट्स टेम्परेचर इज़ T3 और डायग्राम से क्लियर है कि T3 इज़ ग्रेटर देन T3। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे हीट एक्सचेंजर है 3 से 3 तक जो कि हीट देगा इसी हीट एक्सचेंजर को। 3 से 3 जो हीट जा रहा है वो इसी हीट एक्सचेंजर को मिल रहा है। और फिर यहाँ पे जब इसको मिलेगा तो अगर ये पॉइंट यहाँ ना हो, यहाँ हो, लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो, तो उसी लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में चेंज कर देगा। और अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट न भी हो तो इसी वेपर को सुपर हीटेड वेपर बना देगा, क्योंकि ये सुपर हीटेड रीजन है। अच्छा, 3 to 4 आपकी थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, 4 to 1 आपकी एवापोरेटर की प्रोसेस है, और 1 से 1 आपकी हीट एक्सचेंजर है, जहाँ पे यहाँ से जो हीट आएगा यहाँ पे मिलेगा इसको, ये हीट यहाँ पे मिलेगा तो इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी। और ये ड्राई से सुपर हीटेड रीजन में, यानी कि ये अब ड्राई है, वेपर है, तो ये सुपर हीटेड वेपर बन जाएगा। अच्छा जी, तो आपका जो हीट है इट ट्रांसफर्स फ्रॉम 3 to 3 टू 1 to 1। इसी हीट एक्सचेंजर से इस हीट एक्सचेंजर में आपका हीट ट्रांसफ़र होगा, और ये हीट हम यूटिलाइज करेंगे टू चेंज द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इनटू वेपर और टू चेंज द वेपर इनटू सुपर हीटेड वेपर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देख ले कि मैंने जब इस हीट एक्सचेंजर को लगाया तो मेरी COP पे क्या असर पड़ा या रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट पे क्या असर पड़ा। तो अब मैं ब्लू से ड्रा करता हूँ। अगर ये हीट एक्सचेंजर ना हो तो आपका जो ओरिजिनल थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा वो किस तरह होगा, तो वो इसी तरह होगा। ये देख ले, ये 3 to यहाँ पे इसी पॉइंट को देख ले, ये अब आपका 4 वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा अगर आपका हीट एक्सचेंजर कनेक्ट ना हो। तो यहाँ पे देख ले, ये अब आपकी जो ओरिजिनल रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट ये है, ये आपकी रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है। और जब आप हीट एक्सचेंजर को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट हो जाएगी, और डायग्राम से क्लियर है कि रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो जब हम हीट एक्सचेंजर को लगाएंगे तो वो आपकी रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ कर देगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर से आपको ये फ़ायदा हुआ कि आपकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गई। अब मैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की तरफ आता हूँ, वर्क इनपुट की तरफ आता हूँ और COP की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो कि इंक्रीज़ हो गई, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए मैं लिख सकता हूँ इट इज़ इक्वल टू H1 डैश, H1 को नहीं लेना है, H1 डैश माइनस H4। तो ये अब H1 को मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि ये एवापोरेटर का पार्ट नहीं है। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एवापोरेटर, इट इज़ हीट एक्सचेंजर। Similarly 3 to 3 dash, it is not the part of condenser, it is heat exchanger। तो ऐसा ना हो कि आप ये गलती कर ले कि H1 माइनस H4 ले लें। मैं फिर रिपीट करता हूँ, H1 डैश और H1 इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एवापोरेटर। तो आपने H1 नहीं लेना है बल्कि H1 डैश यहाँ पे लेना है। अच्छा, H1 डैश माइनस H4 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का फार्मूला मैंने इसीलिए लिख लिया कि आगे प्रॉब्लम्स में ये यूज़ होगा। तो अगर हीट एक्सचेंजर लगा हो तो आपने H1 नहीं लेना है। अगर H1 लेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू आपके पास गलत आएगी। अच्छा, H1 डैश माइनस H4 और मुझे पता है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी H3 और H4 इक्वल होगी। तो H3 इज़ इक्वल टू H4, ये भी हमने डिटेल में किया था। तो इसकी जगह में R रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज़ इक्वल टू H1 डैश माइनस H3 डैश ये भी लगा सकते हो। H3 डैश मैं लगाऊंगा, 3 इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि प्रोसेस हमारे पास यहाँ से शुरू हुई है। तो H3 डैश इज़ इक्वल टू H4। अच्छा, तो अगर H4 की वैल्यू गिवन ना हो और H3 यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन हो तो फिर आपने ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। सिमिलरली अगर वर्क इनपुट आपको चाहिए तो वर्क इनपुट आप मालूम कर सकते हैं। ये जो कंप्रेसर वाला प्रोसेस है H1 और H2 वाला, तो यहाँ पे वर्क इनपुट इज इक्वल टू H2 माइनस H1। तो सिंपल है COP का फार्मूला अब आप लिख सकते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। और नेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की जगह H1 डैश माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1, या इसी तरह भी लिख सकता हूँ H1 डैश माइनस H3 डैश, H1 डैश माइनस H3 डैश डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। तो COP का फार्मूला ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि कौन से पॉइंट्स आपको गिवन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा कि ये हीट एक्सचेंजर है, ये हीट लॉस्ट करेगा और ये यहाँ पे इस पार्ट को दे देगा, इस हीट एक्सचेंजर को। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हीट लॉस्ट इन 3 to 3 डैश हीट एक्सचेंजर इज इक्वल टू हीट गेन जो दूसरा हीट एक्सचेंजर है इन 1 डैश टू 1। तो जो हीट यहाँ से लॉस्ट होगा वो यहाँ पे गेन हो जाएगा, जो मैंने रेड से ड्रा किए हैं। इस हीट एक्सचेंजर से हीट लॉस्ट होगा और यहाँ पे गेन हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हीट लॉस्ट के लिए मैं लिख सकता हूँ H3 माइनस H3 डैश, और यहाँ पे गेन के लिए मैं लिख सकता हूँ H1 माइनस H1 डैश। इससे जितना लॉस हो गया तो H3 माइनस H3 डैश, और इसने कितना गेन किया है H1 माइनस H1 डैश। अच्छा, इंथैल्पी को अब मैं इंथैल्पी के लिए या हीट लॉस्ट के लिए जो फार्मूला है वो है T, इसकी जगह T3 माइनस T3 डैश मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट स्पेसिफिक हीट।
तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो होगा वो लिक्विड होगा, और लिक्विड के लिए मुझे पता है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गिवन होगी, तो इस फॉर्म की जगह मैं लिख सकता हूँ स्पेसिफिक हीट इनटू इस T3 माइनस T3 डैश। अच्छा, और ये स्पेसिफिक हीट होगी फॉर लिक्विड, और स्पेसिफिक हीट फॉर लिक्विड मुझे पता है कि उसकी एक वैल्यू है, और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर होगी, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर। और मुझे पता है कि ये जो प्रोसेस है इट इज़ एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो एवापोरेटर में है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो इसलिए मैं इसको CP लिख रहा हूँ। और वेपर के लिए आपके पास जो है स्पेसिफिक हीट की दो वैल्यूज़ होगी, या तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगी और या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन ये आपको पता है कि एवापोरेटर में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसी वजह से यहाँ पे मैं CP लिखता हूँ कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक हीट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लिक्विड के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं CP और फिर लिख सकता हूँ T1 माइनस T1 डैश। सिंपली इंथैल्पीज को मैंने इसी फार्मूला में चेंज कर दिया। अब ये आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड है, तो मैं लिख सकता हूँ इट इज़ स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, और ये जो है इट इज़ डिग्री ऑफ सब कूलिंग, और डिग्री ऑफ सब कूलिंग आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ सब कूलिंग। तो डिग्री ऑफ सब कूलिंग्स आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसकी डिफिनीशन ये है कि द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मींस T सैचुरेटेड से आपने T एक्चुअल को माइनस करना है। तो जब T सैचुरेटेड से T एक्चुअल को माइनस कर ले तो ये आपको क्या शो करेगा, इट शोज़ दैट हाउ मच द टेम्परेचर इज़ लोअर फ्रॉम द सैचुरेशन टेम्परेचर, कि आपका जो टेम्परेचर है वो सैचुरेशन से कितना कम है। ये आप डिटेल में कर चुके हैं। अच्छा, और फिर ये जो है आपके पास स्पेसिफिक हीट है, लेकिन स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर है एट कांस्टेंट प्रेशर। सो दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर एट कांस्टेंट प्रेशर। और जब ये डिग्री ऑफ सब कूलिंग है तो ये आपके पास डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग होगी, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। अच्छा, और डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग भी आपने पढ़ी है, दैट इट इज़ द अमाउंट बाय विच द टेम्परेचर ऑफ ए सुपर हीटेड वेपर एक्सीड्स द टेम्परेचर ऑफ ए सैचुरेटेड वेपर, कि ये वो अमाउंट होगा कि जिससे जो सुपर हीटेड वेपर है उसका टेम्परेचर एक्सीड्स हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड वेपर से एट सेम टेम्परेचर पे। मींस कि आपकी जो डिग्री ऑफ सुपर हीट होगी वो इक्वल होगी T एक्चुअल माइनस T सैचुरेटेड, एंड इट शोज दैट हाउ मच द टेम्परेचर इज़ हायर फ्रॉम सैचुरेशन टेम्परेचर। ये आपको शो कर रहा है कि हाउ मच टेम्परेचर इज़ लोअर फ्रॉम सैचुरेशन टेम्परेचर, और ये शो कर रहा है कि हाउ मच टेम्परेचर इज़ हायर फ्रॉम सैचुरेशन टेम्परेचर। इसकी डिफिनीशन है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, और इसकी डिफिनीशन है कि दी एक्चुअल टेम्परेचर माइनस सैचुरेटेड टेम्परेचर, या द अमाउंट बाय विच द टेम्परेचर ऑफ ए सुपर हीटेड वेपर एक्सीड्स द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड वेपर एट सेम प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे देख लें कि स्पेसिफिक हीट जो कि है स्पेसिफिक हीट ऑफ, मैं लिख लेता हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, और ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं होगी। लिक्विड जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड
विल नॉट बी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर एट कांस्टेंट प्रेशर। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग जो है वो इक्वल नहीं होगी डिग्री ऑफ सुपर हीट की या डिग्री ऑफ सुपर हीटेड वेपर की। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि डिग्री ऑफ सब कूलिंग विल नॉट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ सुपर हीटेड वेपर्स। ये इसलिए इक्वल नहीं होगी कि ये जितना टेम्परेचर लॉस करेगा तो ये उतना गेन करेगा। ये दोनों इक्वल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है।